गुड आफ्टरनून। आजा बेटे। गुड आफ्टरनून सबको। और आज आपका बिल्कुल नया टॉपिक शुरू। बहुत टाइम हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हुए और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा खत्म होता है। तो अब हमारा, बेटे बिल्कुल चुप हो जाओ अब। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। टॉपिक है हमारा जो स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास में, वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुने ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। बेटे आप सब एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1872। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा, 6 के 6 यूनिट पढ़ मारे। अब यहां पर आपको दूसरा एक टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक का नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है जी, पहले जरा कुछ बताया जाए। आपने जब मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाते वक्त बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको कुछ खरीदते और बेचने के एग्जाम्पल दिए होंगे। जैसे कार बिक रही है, मोबाइल बिक रहा है, लैपटॉप बिक रहा है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ज्यादातर एग्जाम्पल मैंने किसके दिए? सेलर और बायर के। सेलर के और बायर के। ठीक है जी। क्या हुआ, 1872 के अंदर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, उसी एक्ट के 7th चैप्टर के अंदर ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था वो हुआ करता था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब, सेल्स मतलब सामान को खरीदना और बेचना, गुड्स मतलब कोई सामान, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल एसेट्स, जिसको आप क्या कहते हो? गुड्स। जैसे कि ये चेयर, चेयर गुड्स है, ये पंखा गुड्स है, मोबाइल फोन गुड्स है, ये लैपटॉप गुड्स है, वो प्रोजेक्टर गुड्स है, ये कैमरा गुड्स है। ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो मूव कर सकती है। तो जब सेलर बायर को सामान बेचता होगा तो सेलर बायर को कुछ बातें बताता होगा सामान से रिलेटेड कि भाई इसकी 2 साल की वारंटी है। बात चलो इस कैमरे की करते हैं, तो वो इस कैमरे के बारे में ये बोलता होगा भाई ये इतने डीएसएलआर का, इतना इसका मेगापिक्सल होगा, इतनी इसकी क्वालिटी होगी, और ये कैमरा जो है आपका जो है 40,000 का है। तो बायर ने सेलर की बात को सुना और 40,000 रुपए बायर ने क्या करे? पे कर दिए। बायर जब अपने घर पे गया तो उसने वाइफ को बोला आजा तेरी एक फोटो खींचता हूँ। और भाई साहब डिवोर्स उसी दिन हो गया। बड़ी बुरी फोटो आई। वाइफ वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी और जो भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती थी वो उस कैमरे की वजह से क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। उसका मूड खराब हो गया। अरे एक बाद में 40,000 का कैमरा लेके आया। अब वो बंदा सेलर के पास जाता है और सेलर को ये बात बोलता है कि भाई ये 40,000 रुपए कैमरा तेरे से खरीदा है मैंने, तूने तो ये सारे के सारे फीचर्स बताए थे और कैमरा अकॉर्डिंग टू फीचर नहीं चल रहा। सेलर कह रहा भाई मेरी क्या गलती? अपनी बीवी को बोल। मैंने कहा इधर आ साले, मैं भी बेकार लग रहा हूँ उसमें, अब बोल। तो कह रहा मैं वापस। सेलर कह रहा मैं वापस। बायर कह रहा ये बढ़िया है, 40,000 रुपए दिए, कैमरा भी सही नहीं चल रहा। तो क्या बायर सेलर के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकता है? कर सकता है ना। ऐसे ही सारे एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट में दिए थे। बेटे सेलर और बायर के बीच में हुआ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है ना। कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 7th चैप्टर हुआ करता था किसी समय पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। धीरे धीरे क्या होने लगा, नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स जो है वो बढ़ने लगे। तो पक्की बात है जब नंबर ऑफ सेलर और बायर बढ़ने लगे होंगे तो सेलर और बायर के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन्स भी क्या होने लगी होगी? और बेटा डिस्प्यूट भी क्या होने लगे होंगे? पक्की बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डिस्प्यूट भी बढ़ने लगे। सेल्स और बाय, सेलर और बायर दोनों बढ़ने लगे, डिस्प्यूट बढ़ने लगे। और जब डिस्प्यूट बढ़ने लगे, केस सेलर सेलर और बायर के बीच में हुआ करता था, लेकिन रेफरेंस लेना पड़ता था बार बार कौन से एक्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का।
केस करा बायर ने सेलर पे या सेलर ने बायर पे, लेकिन बार बार रेफरेंस लेना पड़ता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा लगने लगा कि यार हम लोग कुछ अजीब, अजनबी तो लोग नहीं है। अजनबी मतलब केस मैं कर रहा हूं, सेलर ने बोला कि केस मैं कर रहा हूं, या बायर ने बोला केस मैं कर रहा हूं, लेकिन हम बार बार रेफरेंस किसका ले रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जी जंग हो गई। अच्छा ये सब बस एक कहानी है, जंग असल में नहीं हुई थी। जंग हो गई कि भाई अपने को तो अपना एक सेपरेट एक्ट चाहिए। सेलर और बायर उन लोगों ने बोला कि हमें, क्योंकि हम भारत की इकोनॉमी को चलाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जब हम एक दूसरे पे केस फाइल करते हैं तो हम किसी और एक्ट का रेफरेंस क्यों लें? जैसे किसी फैमिली में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहीं भी सो जाते हैं, सोफे पे पड़ गए, पापा ने दो लगा दिए, पलंग पे जाके सो गए। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो एक रिक्वायरमेंट करते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, अब सेपरेट घर चाहिए। तो थोड़े से क्या हो गए, अडल्ट हो गए, बड़े हो गए, उनकी वैल्यू थोड़ी क्या हो गई, ज्यादा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कुछ इसी तरीके से बना। कैसे बना? नंबर ऑफ सेल्स बाय एंड डिस्प्यूट बढ़ने लगे, बार बार रेफरेंस लिया जाता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इन्होंने कहा जी मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस अब हम नहीं लेंगे, हमारे को सेपरेट एक्ट चाहिए। तो हुआ ऐसा बेटे मेरे, 1 जुलाई 1930 को, 1 जुलाई 1930 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872। 1 जुलाई 1930 को इन्होंने बोला जी एक नया एक्ट लेकर आए, और एक्ट का नाम क्या था? एक्ट का नाम उस समय हुआ करता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कुछ आया समझ में? लेकिन बेटे अभी जो मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हैं उसकी हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है? तो ये इंडियन शब्द कहा गया, ले गए पाकिस्तानी? हाँ नहीं, ये इंडियन शब्द कहा गया सर जी 1963 में। इस एक्ट में से इंडियन शब्द को क्या कर लिया, ओमिट करा, हटाया। और अब इस एक्ट का नाम क्या है बेटे मेरे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1900। क्लियर है? ये कौन सा चैप्टर हुआ करता था? 7th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1963 में, 1963 में इसका इंडियन शब्द आगे से हटा, और आज की डेट में हम लोग बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। समझ में आ गया? कुछ समय पहले तक मैं बच्चों को जब पढ़ाता था तो ऑलवेज ये बात करता था कि दिस एक्ट एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है, दिस एक्ट एक्सटेंड्स ऑल ओवर इंडिया। पहले बोलता था एक्सेप्ट, EXCEPT मतलब छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को। पहले ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, ये वाला भी जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल अब होता है। हमारे देश में एक धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से जब से हटी है तब से सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होने चालू हो गए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल। अच्छा आप जब इसका इंट्रोडक्शन लिखकर, मान लो पेपर में आ जाए, क्वेश्चन जनरली आता नहीं, अगर आ गया तो इंट्रोडक्शन में ये बात लिख सकते हो, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड। क्यों? तुम्हारा एग्जामिनर जब पेपर को चेक कर रहा होगा तो समझ जाएगा मेरे इस बच्चे को ये भी पता है कि ये एक्ट पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, मतलब ये पढ़ पुढ़ा के आया होगा। इंप्रेस हो जाता है बंदा। आई बात समझ? तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या दिया, अभी चालू नहीं करा ये चैप्टर, इसके बारे में और बताना कुछ कुछ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उन्होंने कहा जब नंबर ऑफ सेलर और बायर बढ़ने लगे और उनके बीच के डिस्प्यूट्स भी बढ़ने लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई वी नीड सेपरेट एक्ट। ठीक है, उनकी बात को थोड़ा सा सीरियसली लिया गया और उनके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, और सेपरेट एक्ट का नाम था सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स। और 1963 में उस शब्द को, 1963 में इंडियन शब्द को हटाकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1963 चलाया। और आज की डेट में आपको जो एक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तारीख थी 1 जुलाई 1930।
बेटे ऑल ओवर इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के अंदर 4 यूनिट्स पढ़ ले, 4 यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर के आसपास का ये आता है आपका, और बहुत ही मजेदार यूनिट है, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिंगर्स पे है आपके पूरे, गारंटी दे रहा हूं सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी फिंगर पे होगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने पढ़ने हैं हमें? 4 नंबर ऑफ यूनिट पढ़ने हैं। तो आज हम एक की शुरुआत करेंगे। तो कुछ बताना है, बताने से पहले थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ा देते हैं। बेटे यहाँ पर क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नोट सबके पास पहुंच चुके हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द, ये किसकी बात करता है? गुड्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो मेरे बच्चे मेंटोस बात बताने वाला हूं। मेंटोस पता ही है सबको, दिमाग की बत्ती जलेगी थोड़ी देर में। पहले तो ये बताओ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, कोई एसेट्स, तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटे मेरे ओनरशिप। जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, सब ध्यान से सुनना बेटे मेरे। ये एक्ट बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहां पर क्या? ओनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, ये बंदा है बायर। सेलर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में जनरली क्या बात होती है भाई? सेलर बायर को देता है कोई सामान, और बायर सेलर को क्या देता है? पैसा। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर ना कभी कभी इमीडिएटली भी सेल और बाय हो जाता है, कभी कभी लेट भी होता है। बस सामान बाद में डिलीवर्ड होगा, बायर ने पहले पेमेंट कर दी। या कभी कभी ऐसा होता है बायर ने पहले पेमेंट कर दी, सेलर सामान कब दे रहा है, ऐसा भी होता है। ये वाला चैप्टर आपसे पता है क्या बोलता है? आपसे एक बात बोलता है कि आपको सिर्फ इस चैप्टर में ये चेक करना है कि भाई सामान की जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर पहली बात हुई या नहीं हुई, दूसरी बात कब हुई। यानी कि ये चैप्टर बात करता है सिर्फ और सिर्फ सामान की कौन सी? ओनरशिप की। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी आम आदमी से बाहर जाके बात करोगे ना, और उसके आगे ये नाम लो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो समझेगा कि कोई बिल्डिंग एक के नाम से दूसरे के नाम पे हो गई, या कोई एसेट्स एक के नाम से दूसरे के नाम पे हो गए। यहां पर वो मतलब नहीं है। ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सेलर बायर को क्या दे रहा है, और इस ओनरशिप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ। बात को समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला था ना मेंटोस कुछ बताऊंगा, अब सुनो बेटे मेरे। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है। प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी, और एक को कहते हैं हम स्पेशल प्रॉपर्टी। सुना है कभी आज से पहले इसके बारे में? नहीं ना? बोला ना मेंटोस। पहले चाहे पढ़ा भी हो, लेकिन कभी आपने शायद ये ना सुना हो। बेटे जनरल प्रॉपर्टी का तो सिंपल मतलब है, कोई सामान है यानी कि कोई गुड्स है, सेलर वो गुड्स किसको दे रहा है? अच्छा, गिफ्ट विफ्ट नहीं दे रहा, मतलब बेच रहा है। तो सेलर ने बायर से पैसे ट्रांसफर करवाए होंगे, मतलब पैसे लिए होंगे, और सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया होगा। तो उस गुड्स के साथ में उस गुड्स की ओनरशिप भी साथ में सेलर किसको ट्रांसफर करता है? मतलब सेलर खुद उस गुड्स का मालिक हो तभी तो वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर पाएगा। सेलर खुद उस गुड्स की, मतलब गुड्स की ओनरशिप सेलर के पास होगी तभी वो बायर को दे पाएगा। समझ में आई बात? लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर बंदा सामान का मालिक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल
ध्यान से सुनना। क्या हुआ जी, कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना लैपटॉप जो है वो गिरवी रख दिया। इसको बोलते हैं प्लेज करना। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है उसको कहते हैं मोर्टगेज। बताया होगा पहले। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लैपटॉप गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, और भाई बदले में ले लिए रुपए मान लो 20,000। अच्छा, मैं जब किसी के पास कोई चीज गिरवी रखता हूं तो क्या ओनरशिप भी देके आता हूं? कभी नहीं, मैं तो सिर्फ गिरवी रख के आ गया। अब क्या हुआ जी, भविष्य में मिस्टर ए जो है वो पैसे नहीं दे पाया। अब मिस्टर ए पैसे दे नहीं रहा, ड्यू डेट आ चुकी है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पैसे तो आ नहीं रहे। तो मिस्टर बी क्या इस लैपटॉप को किसी दूसरे बंदे को रीसेल कर सकता है या नहीं? यस और नो? हाँ। लेकिन क्या मिस्टर बी के पास ओनरशिप है? लेकिन मिस्टर बी के पास एक स्पेशल राइट है। इसको क्या कहते हैं? स्पेशल। कुछ आया समझ? लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो डील करता है कौन सी प्रॉपर्टी पे? मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वी विल टॉक अबाउट ओनली जनरल प्रॉपर्टी, नॉट। अच्छा, मैं आपको स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं। जब आप लोग इंटर में आ जाओगे, वैसे तो अब सिलेबस बदल ही गया है, लेकिन इंटर में एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अभी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है ना, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। 6 यूनिट जनरल कॉन्ट्रैक्ट के इंटर में आपको पढ़ोगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ये प्लेज वगैरह के टॉपिक आते हैं, वहां पर इसकी बात होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो देखो जी, आ जाओ। तो बेटे, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन। बेटे ये दूसरी बात ये कह रहा है, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक और एक्ट बना हुआ है प्रॉपर्टी का, उस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बेटे ध्यान से सुनना, वो वाला एक्ट डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह जब कोई सेलर ट्रांसफर करता है बायर को, तो ये वाला एक्ट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, इसकी बात नहीं करता। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आगे बताऊंगा एक डेफिनेशन में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है किसके बारे में? सिर्फ मूवेबल गुड्स, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी पूरी डेफिनेशन बताऊंगा, शायद आज की क्लास में मैं गुड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सही है? और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसकी बात करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरी बात, इस एक्ट के बारे में कह रहा है ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ। सही है? एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July। Originally, it was Indian Sales of Goods Act. Later, in 63, the word Indian was, and this act extends to। आगे समझ बेटे मेरे, 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यूनिट का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी। अब जरा यूनिट 1 की हम शुरुआत कर लेते हैं, ध्यान से सुनना सबके सब। आवाज आ रही है सबको? अब इस यूनिट की बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो सबसे पहले जैसे आपने ये चैप्टर शुरू किया, तो इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये एक्ट आया। बेटे एक्ट कैसे आता है ये बात बता चुका हूं। लॉ मेकिंग प्रोसेस पता है? एक पहले बिल आता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, राज्यसभा और लोकसभा से परमिशन मिलती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ऑफिशियल गैजेट में आता है, एक्ट बन जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, बेटे गुड्स का मतलब होता क्या है? तो गुड्स की एक डेफिनेशन है जो सेक्शन नंबर 2। बेटे सब सेक्शन नहीं है, क्लॉज इज स्मॉल अल्फाबेट, याद है? विद इन ब्रैकेट, ये क्या है? ठीक है?
सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ये बात बोलता है गुड्स का मतलब। तो पहले ना मैं ओरली एक बार बता दूं, बोल देता हूं, सुनना बस। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेटा वो छोड़ के वाला, EXCEPT। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम। बताऊंगा इसके बारे में, एक्शनेबल क्लेम के बारे में। मनी और एक्शनेबल को छोड़कर गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इंक्लूड्स, गुड्स में इंक्लूड होते हैं शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होते हैं? वो जो फसल उग रही है, तो आप बोलोगे तो जमीन में उग रही है, वो तो इमूवेबल हो गए, काटोगे नहीं। एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ट्रीज और ग्रोइंग क्रॉप्स किसका पार्ट होते हैं? लैंड का। बट एग्रीड टू सेवर्ड, सेवर्ड मतलब अलग करना, फ्रॉम लैंड। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। ये गुड्स की डेफिनेशन है। अब मैं इस डेफिनेशन को एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले पढ़ा दूं डेफिनेशन यहां पे। देखो बेटे क्या लिखा हुआ है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, छोड़कर, मनी को और एक्शनेबल क्लेम, एंड इंक्लूड्स शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू सेवर्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सही है? तो यहां पर ध्यान से सुनना बेटे, अच्छे से। मैंने क्या बोला? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, तो पहले बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब? भाई हर वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। जैसे ये कैमरा मूव कर सकता है, ये लैपटॉप मूव कर सकता है, ये चेयर्स, ये आप लोग जिस सब पे बैठे हो ये मूव कर सकती है। एयर कंडीशन, प्रोजेक्टर, वो पानी वाला वो जो वहां रखा हुआ है, वो सब मूव कर सकता है। तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गुड्स मानते हो, बट छोड़कर, एक्सेप्ट एक तो मनी। मनी बेटा गुड्स नहीं होती, मनी से गुड्स लिया जाता है। मनी मतलब होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जो अभी प्रचलन में है, जो करेंसी जिस देश की चलन में होती है उसको लीगल टेंडर माना जाता है। कानूनी रूप से वो पैसा जो है वो चलता है। तो मनी गुड्स नहीं होती, मनी के द्वारा, मनी से आप लोग गुड्स खरीदते हो। आई बात समझ? मनी गुड्स नहीं होती, मनी से आप लोग क्या लेते हो? गुड्स लेते हो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी किसी के पास कोई कोई कॉइन्स रखने का शौक है? पुराने सिक्के है, अलग अलग टाइप के, पुराने पुराने ज्यादा अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई 200 साल पुराना कोई सिक्का है, मान लो कोई 1 रुपए का कोई सिक्का 200 साल पुराना, तो बताओ आज उसकी क्या वैल्यू होगी? 1 रुपए। वो एंटीक नहीं हो गया बेटे? 200 साल पुराने सिक्के की क्या वैल्यू होगी? 1 रुपए का 1 ही रुपए होगी। मैं दुकान पे जाऊंगा 1 रुपए की टॉफी ले आऊंगा, है जी? ऐसा होगा? आपको पता है एंटीक होते हैं वो, एंटीक मतलब जो ओल्ड कॉइन्स है ना। पहली बात तो वो 200 साल पुराना लीगल टेंडर, वो ओल्ड कॉइन होगा, और ओल्ड कॉइन को गुड्स माना जाता है। मैं आपको बताऊं लाखों रुपए की कीमत होती है एक एक सिक्के की। जो एंटीक्स है ना पुराने, अगर किसी के पास कोई शौकीन हो या कोई गूगल पे सर्च मारना, पुराने जितने भी पुराने सिक्के होंगे उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा क्या होती है, मतलब कि उन सिक्कों को खरीदा और बेचा जाता है। इनफैक्ट इनकी ना दुकानें भी है। हाँ जी, शौक होता है लोगों को एंटीक चीज रखने का। क्यों म्यूजियम बनाए हुए हैं इंडिया में? आप क्यों मेहरौली जाते हो, कुतुब मीनार गए हो कभी? पैसे देते हो,
लाल किले, कुतुब मीनार, या बेटे मैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, लाल किले, कुतुब मीनार और किसी ये आर्कोलॉजिकल जो पुरानी पुरानी जगह है वहां पर जाते हो, तो वहां पर आप लोग कभी भी जाओगे बस भाई, वहां पर आप कहीं भी जाओगे तो आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो पुरानी चीजों को संभाल कर लोग रखते हैं। ऐसे कई लोग शौकीन होते हैं ओल्ड कॉइन्स को रखने के। पता है आपको, 5-5 लाख रुपए में, 5-5 लाख रुपए में ये ओल्ड कॉइन जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो पक्का फिर जो खरीदता होगा वो बायर होता होगा और जो बेचता है वो कौन होता होगा। तो ओल्ड कॉइन अगर बिकते हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, गुड्स ट्रीट किया जाता है। कभी हरिद्वार जाना, गंगा के किनारे छोटी सी मार्केट लगती है, वहां जमीन पे बैठे होते पुराने सिक्के बेच रहे होते। और भी कई जगह पर, कई दिल्ली में भी, कई शायद पटेल चौक या पटेल नगर के आसपास, इधर अपना द्वारका की साइड मेट्रो जो जाती है तो उस साइड भी मैंने कई वैल्यूअर्स की दुकान देखी है जहाँ ओल्ड कॉइन की खरीदी और बिक्री होती है। तो ओल्ड कॉइन को क्या मानेंगे हम, गुड्स। समझ में आ गई बात। दोबारा से डेफिनेशन, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, छोड़कर, मनी। और दूसरी बात क्या, एक्शनेबल क्लेम। बेटे एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, नाम से इसका आधा आंसर आ रहा है। हाँ जी, जो हम क्लेम कर सकते हैं, एक्शन लेकर क्लेम कर सकते हैं, मतलब किसी पर कोर्ट में केस फाइल करके हमें कुछ क्लेम क्या होता है, मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है। बेटे एक्शनेबल क्लेम में आपको कुछ सामान वगैरह भी मिलता है। कोर्ट में जब आप किसी पे केस फाइल करते हो तो हो सकता है किसी सामान के लिए कोर्ट पे केस फाइल करते हो। एक्शनेबल क्लेम ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसकी चर्चा होती है। कहां पर, इसीलिए इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं रखा गया। इतना याद रखना, मनी, एक्शनेबल क्लेम, ये दोनों की दोनों चीजें गुड्स का पार्ट नहीं होती है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स, आप सुनना क्या कह रहा हूं मैं, बट इंक्लूड्स। एक तो होता है शेयर्स। बेटे शेयर्स का नाम जानते हो क्या होता है शेयर्स, जब भी कोई कंपनी फंड रेज करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो वो पब्लिक से पैसा लेती है। अगर वो पब्लिक कंपनी हुई तो, कंपनीज एक्ट में पढ़ाऊंगा इसके बारे में बहुत डिटेल में। तो मैं एक कंपनी हूं, मान लो एबीसी लिमिटेड, आप सब लोग आम जनता हो, मेरे को 50 करोड़ रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मैंने आप लोगों से बोला कि क्या आप मुझे 50 करोड़ दो, मैं बिजनेस में लगाता हूं, प्रॉफिट होगा, आप लोगों को प्रॉफिट के साथ में पैसा वापस दे दूंगा। तो आप लोगों ने मुझे वो 50 करोड़ रुपए दिए, तो मैंने आपको बदले में क्या दिए होंगे। अब मान लो आप में से कोई एक है मिस्टर ए, जिसने 10 लाख दिए थे, उसको पैसों की आवश्यकता पड़ गई, क्या वो अपने शेयर किसी मिस्टर बी को नहीं बेच सकता। बेटे स्टॉक मार्केट में दिन भर यही तो खेल होता है, शेयर को खरीदना और, अच्छा ए ने जब बी को बेचा तो सेल हो गई ना, और सेल हो रही है मतलब ए का शेयर अब किसके पास चला गया, तो मूव हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसीलिए गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर्स। शेयर समझ में आ गया, स्टॉक्स। बेटे स्टॉक को आप दो पार्ट्स में ऐसे बता सकते हो, शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं, और स्टॉक एक वो चीज भी होती है जो लोगों के पास नहीं रखी होती है। किसी बनिए की दुकान पे जाओ तो क्या रखा होता है, सब मूवेबल है, ठीक है। अगला है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज। बेटे ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज लैंड का पार्ट होते हैं या नहीं, कौन सा होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्या होते हैं, फसल उग रही है पूरे भारतवर्ष में। गन्ने का जूस पी लो, आजकल थोड़ी सी गर्मी आ गई, गन्ने का जूस पीने बड़ा मजा आता है। तो गन्ने का जूस अगर आप पीते हो तो जो गन्ना निकलता है वो कहां से निकलता है,
लैंड से। वो ग्रोइंग क्रॉप होगा, पक्का किसान ने उसको काट कर किसी को बेचा होगा या नहीं? मूव करा या नहीं करा? मूव करा या नहीं करा? तो जब वो चीज मूव हो रही है तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज ये जब तक मूवेबल नहीं मानी जाएगी जब तक ये लैंड के अंदर है। जैसे इसको आप लैंड के बाहर निकालते हो ये क्या हो जाती है? जैसे ट्रीज, पेड़, पेड़ को काट कर जो लकड़ियां बनती है, क्या लकड़ियां बिकती नहीं है? तो वो क्या होगी? क्लियर है बेटे? समझ में आया नहीं आया? दोबारा से। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 सेज दैट, हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे बनाएं। इस यूनिट में हम वो वाली बात को सीख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट EXCEPT छोड़कर वाला, मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू सेवर्ड, मतलब अलग करना फ्रॉम। आप लैंड से उसको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये तो हुआ गुड्स का मीनिंग। अब कुछ इसके अंदर कुछ इनहेरेंट कुछ बात मेरे को नजर आ रही है, तो थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, क्या लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स होता है? बोलो जी। हाँ बेटे, लैंड को उठा सकते हो, एक जगह हनुमान हो, ठीक है, हाँ जी, लैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। बेटे बोला ना, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ गुड्स की बात होगी, और गुड्स वो है जो मूव कर सकती है। लैंड को देखा कहीं मूव करते हुए? कभी कोई बिल्डिंग देखा घूमते हुए? कनॉट प्लेस में बिल्डिंग घूम रही है, दो गर्दन पे ऐसे हाथ मिला के गोलगप्पे खा रही है बिल्डिंग, है देखा है कभी? तो पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है, क्या लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स होती है? तो आंसर क्या है बेटे? बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मूवेबल की। तो ये एक्ट डील करता है मूवेबल एसेट्स के बारे में। दूसरी बात बेटे, दूसरा क्वेश्चन, मनी गुड्स तो नहीं होता, लेकिन ओल्ड कॉइन गुड्स होते हैं क्या? तो यस बेटे। तीसरा पॉइंट, आप एक बात बताओ, क्या गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क गुड्स होते हैं? हाँ जी, नहीं होते। क्यों नहीं होते? मेरे बेटे, मैं क्या गुडविल को बेच नहीं सकता? बिकती नहीं है गुडविल। भाई व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा, और बहुत ही तगड़े दाम में खरीदा था, तो व्हाट्सएप की गुडविल ही तो थी वो। कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है और कंपनी बहुत फेमस है, तो वो गुडविल के पैसे नहीं देती? अरे तुम तो पार्टनरशिप करके आए हो 12वीं क्लास में, तो वहां पर गुडविल तुमने निकाला नहीं था? पार्टनर की गुडविल निकाली थी, निकाली थी। तो गुडविल क्या मैं किसी को बेच सकता हूं या नहीं? बेटे पहले बताओ, पेटेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई नया इनोवेशन आता है, तो जो वो नया इनोवेशन करता है वो उसको अपने नाम से पेटेंट करा लेता, ताकि कोई और बंदा उसका मतलब यूज ना कर सके। जब भी पहली कार का इंजन बना होगा, या वो वाटर प्यूरिफायर पहली बार बना होगा, प्रोजेक्टर पहली बार बना होगा, लैपटॉप पहली बार बना होगा, सबने उसका क्या करा लिया होगा? तो भाई मैंने नया इनोवेशन किया, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मान ले लैपटॉप नाम की आज तक कोई चीज नहीं, और आज मैंने बना मारा, घर पे बैठा हुआ था, मम्मी से पिट पुटा के आया, खाली बैठा हुआ, कुछ नहीं काम कर रहा है, बन गया लैपटॉप। अब इस लैपटॉप को पूरे इंडिया के अंदर पहुंचाना है, मैं पहुंचा सकता हूँ क्या? पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने इस लैपटॉप के पेटेंट को क्या कर दिया? किसी और को। खूब बिकते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है बेटे? भाई मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई किताब लिखी,
या मैंने कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर मैंने किसी को बेच दी। जैसे नाम सुना है चेतन भगत, चेतन भगत का नाम सुना है? चेतन भगत ने एक किताब लिखी थी, टू स्टेट्स। तो इस किताब की स्क्रिप्ट को उसने एक मूवी बनाने वाली कंपनी को बेचा था। तो एक मूवी आई थी, याद करो, अर्जुन कपूर और ये अर्जुन कपूर की एक वही फिल्म, और एक इशरजादे पहली वाली जो आई थी, वही दो फिल्म थोड़ी बहुत ठीक लगती है, वो बाकी में तो वो उनको लुक्खा लगता है, ठीक है। और चेतन भगत की ये मूवी आई टू स्टेट्स, उसने अपने जो भी नॉवल उसने बनाई थी, बुक बनाई थी, उस बुक की राइटिंग को, स्क्रिप्ट को बेचा। तो पैसे मिले होंगे, तो बेटा बेचा तो मूव करा नहीं करा। और लास्ट में क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क व्यापार को करने का ट्रेडमार्क। जैसे एप्पल, एप्पल का फोन देगा, वो कटा हुआ एप्पल लाखों का है, और बिना कटा हुआ कोई 100 रुपए किलो नहीं खरीद रहा मार्केट के अंदर, है जी। तो ये क्या है? ये औकात है। तो ये औकात ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही? ट्रेडमार्क, समझ गए? क्लियर है? तो ये वाली सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी। अब एक बार लास्ट बार, गुड्स का मतलब तो रटना होता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, except money actionable claim but includes shares, stocks, growing crops and trees which are forming part of land and agree to severed from। समझ में आ गया? तो बेटा जरा यहां देखो, मैंने क्या बताया? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्री टू सेवर्ड फ्रॉम लैंड। मैंने कुछ नोट्स बनवाए हुए हैं यहाँ पर, जो बता दिया बेटे, मनी इंक्लूड्स ओनली करंट कॉइन्स, जो अभी के सिक्के नोट चल रहे हैं वही है मनी। पुराने वाले क्या है? ओल्ड कॉइन। और उनको क्या मानते हैं? गुड्स। एक्शनेबल क्लेम जो है राइट टू रिकवर द मनी विद द लीगल हेल्प, मैंने क्या बोला? कोर्ट में केस करके। और ये जो है ना, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस आर ऑल। बेटे इलेक्ट्रिसिटी, अब आप बोलो सर दिखती नहीं है, तो बेटे मार उंगली उसके अंदर। अभी ना माइकल जैक्सन बन जाए 1 मिनट में तो बोलियो, है ना जी। तो ये गुड्स होता है, इसको पर यूनिट कॉस्ट होती है ना, समझ गए सब? चलो अब बात करते हैं गुड्स के टाइप्स की। ध्यान से सुनना, दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ। बेटे मेरे गुड्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है, और एक होता है, पहले तीनों का मतलब बताता हूं। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में है, मतलब वो गुड्स का एक अस्तित्व है। अब जरूरी नहीं अपनी जेब में हो या आसपास ही हो, कहीं ना कहीं है, वो गुड्स है, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो अभी अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में। याद करो, मैंने एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एग्जांपल दिया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक एग्जांपल था फार्मर वाला। जैसे कि मैं एक फार्मर हूं मान लो, और मेरे पास कोई एक पर्सन आए, मैं अपनी खेती शुरू कर चुका हूं, मान लो मैं गेहूं उगा रहा हूं, मतलब ये गेहूं के बीज बीज ही डाले, इतने में कोई आ गया बंदा, बिजनेस पर्सन, कह रहा अपने खेतों में जितने गेहूं होंगे क्या बेचेगा? पहले बताओ, क्या खेतों में गेहूं हो चुके हैं? मैं खेती करूंगा, फिर फसल काटूंगा, फिर बेचूंगा। लेकिन मैंने उससे पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया कि जब भी खेतों में फसल आएगी, सारी फसल मैं तुझे बेच दूंगा। लेकिन जब एग्रीमेंट कर रहा था, उस समय क्या गुड्स अवेलेबल था? तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अगला है बेटे मेरे कंटिंजेंट गुड्स। तो ये कंटिंजेंट शब्द आपने मुझसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 6 में भी सुना होगा। क्या होता है कंटिंजेंट शब्द का मतलब? कंटिंजेंट मीन्स हैपनिंग, और मतलब कि कंटिंजेंट गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो होने या ना होने पर, किसी चीज के होने या ना होने पर, कुछ समझ में आ रहा है? इसको पढ़ूंगा मैं। पहले
कंटिंजेंट को पढ़ रहा हूं पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। दीज आर ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, उनको बोलो बेटा, these are a type of future goods, the acquisition of which by the seller depend upon a contingency which may or may not। जैसे कि मान लो मैं मछली बेचता हूं, तो मैं अभी समंदर में जा ही रहा हूं, इतने में मेरे पास एक मछली, कोई बंदा आया मछली खरीदने के लिए, मुझे कह रहा है कि भाई क्या तू अपनी मछली मुझे बेच देगा? तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? हाँ बोलूंगा या कैसे, क्या बोलूंगा? सीधा हाँ ही बोल के चला जाऊंगा। मान लीजिए आज मछली नहीं मिली तो क्या जरूरी है मछली पकड़ने जाओ तो मछली मिल जाती है? अबे एक बार मैं गया भाई साहब, गोवा गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो हमने कहा फिशिंग करेंगे, एक ही बार करी लाइफ में फिशिंग, क्योंकि अब लगता है नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस समय शौक शौक में पहुंच गए। तो वो डंडी सी नहीं होती भाई, वो मेरे को डंडी दे दी, कह रहा लेके बैठ जा। वो किला सा था नीचे समुंदर, और मैं लेके उसमें बैठा हूँ, टोपी सी लगा रखी, धूप हो रही घनी, आराम से बैठा हूँ लेके। ओ भैया ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का सबसे मासूम आदमी मैं ही हूँ, ऐसे बैठा हूँ इंतजार में कि अब एक मछली है, अब एक मछली है। भाई साहब 1.5-2 घंटे हो गए, एक भी मछली नहीं आई, कोई मछली नहीं आई। तो मेरे दोस्तों किसी ने 6, किसी ने 8, मैं लेके बैठा हूँ इतनी देर से, ठीक है, एक भी नहीं आई। तो अब क्या करें, नहीं आई नहीं आई। अब मैं जब मछली पकड़ने मान लो जा रहा हूँ, मुझसे बोला कि भाई सारी मछली बेच देगा, मैं उसको पता है क्या बोलूंगा? भाई पकड़ी गई मछली तो बेच दूंगा, और नहीं पकड़ी गई तो मेरा मछली पकड़ना कंटिंजेंट है नहीं। पता चला मैं नाव लेके पहुंचा और तूफान आ गया, नहीं जी अब तो मछली पकड़ के जाने वादा किया हुआ है, बाढ़ में जाए तूफान, पहले जान बचाएगा या मछली लेगा? है ना जी? तो कंटिंजेंट है, तो वो कंटिंजेंट गुड्स हो गया। क्लियर है? गुड्स मैंने क्या बताया बेटे आपको? आ गया, आ गया वो? अरे ये रहा, टाइप्स ऑफ गुड्स। कंटिंजेंट समझ में आ गया? कंटिंजेंट मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। अगला है बेटे कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सा गुड्स होता है बेटे? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ऐसा गुड जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में रहता है। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं, भाई मैं तीनों की डिटेल बताऊंगा, पहले सिर्फ ओरली बता दूं। एक को कहते हो आप कौन सा गुड्स? स्पेसिफिक गुड्स। एक को कहते हैं हम एज सर्टेन गुड्स, और एक को क्या कहते हैं? अनएसर्टेन गुड्स। पहले मैं स्पेसिफिक गुड्स की बात करूं। स्पेसिफिक मतलब ऐसा गुड्स जो बायर को पता है, पहले से पता है कि मुझे यही खरीदना है। तो एक एग्जांपल दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, आईफोन 14 आया था, नया नया 14 आया था। तो आईफोन 14 आया तो मैं, मेरे 2 दोस्त, हम लोग ना वृंदावन से आ रहे थे। उसी टाइम की बात है जब वो फोन लॉन्च हुआ, हम वृंदावन गए थे भगवान के दर्शन करने। आते वक्त गाड़ी में बैठे हुए, और मेरा एक दोस्त है, सीए है वो, बढ़िया है, ठीक है जी। तो उस बंदे ने बोला कि भाई आईफोन खरीदना है, तो ठीक है खरीद लेंगे आईफोन। तो कह रहा अभी खरीदना है। मैं कहा बेटे हाईवे में तुझे क्या लग रहा है, आम वाला आईफोन बेचेगा तेरे को? कह रहा नहीं आईफोन भाई चलते हैं। अब वृंदावन से आते वक्त, पहले हम, घर हमारा दिल्ली में है, रास्ते में पहले पड़ता है नोएडा, ठीक है। कह रहा रास्ते में नोएडा पड़ेगा, खरीदते हुए चलेंगे। मैं कहा ठीक है भाई। तो शाम के 6-7 बज गए, हम लोग नोएडा में गए। तो नोएडा में जीआईपी मॉल है, सेक्टर 18 में, बहुत फेमस है। जीआईपी मॉल चले गए हम लोग, गाड़ी नीचे पार्क कर दी, गए ऊपर, तो वहां रिलायंस डिजिटल था। रिलायंस डिजिटल में गए, तो वहां गए तो एक बहुत अच्छी सी लेडी थी जो बता रही थी फोन के फीचर्स। मैं तो ज्यादा सुन नहीं पाया, ठीक है। तो क्या हुआ जी, वहां गए तो छूटते ही मेरे दोस्त ने बोला भाई आईफोन चाहिए 14।
अच्छा, फोन वहां पर बहुत सारी कंपनियों के थे, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, नोकिया, और भी जितने भी 36 तरीके की कंपनी होती है सबके फोन थे। जाती मेरे मित्र ने क्या बात बोली, आईफोन 14 चाहिए। मतलब उसको गुड्स के बारे में स्पेसिफिक पता है। तो जनरली जैसे कि मान लो कि हम लोग फोन खरीदने जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं अपना बताऊं, मैं ही अभी खरीदने गया था, मैंने ये वाला फोन लिया। तो मैं गया दुकान में, मुझे फोनों की ना ज्यादा नॉलेज वॉलेज है नहीं, हालांकि मतलब जितना काम होता है उतना ही करते हैं। तो मैं गया, मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो रहा था हल्का सा, मैंने चल दूसरा ले लेते, सब चीजें नई नई हो रही है जिंदगी में, तो एक और नई चीज कर लेते। हंस क्यों रहे हो? ठीक है। तो गया, तो मैंने उसको उसकी ना शॉप पर, वहां गया था विजय सेल्स। तो विजय सेल्स में उनके काउंटर भरे पड़े थे 7-8 अलग अलग कंपनियों के। तो उन्होंने कहा कौन सा फोन चाहिए, दे दे भाई कोई, मैं कहा अपना ही दे दे। तो कह रहा भाई खरीदना, मजाक क्यों कर रहा है। तो वहां पर 7-8 फोनों के काउंटर थे, कह रहा कौन सा चाहिए। तो उसने 2-3 फोनों के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, कह रहा इसका सर कैमरा बढ़िया, मैं चल दे दे, ये दे दे। फोन मैंने खरीद लिया। मतलब मेरे को जब मैं फोन खरीदने गया मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कौन सा फोन, तो वो गुड्स हो गया बेटे कौन सा, अनएसर्टेन गुड्स। आया कुछ समझ, बल्क में पड़ा हुआ है। उसने मेरे को 10-12 अलग अलग फोन दिखाए, उनमें से कोई एक मैंने चूज किया, और जो चूज किया वो कौन सा बन गया, एसर्टेन। नहीं आया समझ, द गुड्स विच आर केप्ट इन बल्क इज कॉल्ड अनएसर्टेन गुड्स। फिर वहां से मैंने एक गुड्स उठाया, उसको क्या बोला, ये तो अलग कहानी हो गई। और जो मेरे दोस्त ने किया था आईफोन 14, वो कौन सा गुड्स था बेटा, आया हाँ, एसर्टेन। बेटे अनएसर्टेन में से जो चीज निकली वो एसर्टेन। जैसे मान ले तू साइकिल खरीदने गया, साइकिल पड़ी हुई रखी हुई है लाइन से, 15-16 साइकिल रखी है, तो तेरे को दुकानदार ने बोला भाई पसंद कर लो। तो तूने 15-16 साइकिल को देखा होगा, जनरली अमूमन हम लोग खरीदते वक्त यही काम करते हैं ना। तो मैं तू कौन सी साइकिल लेगा अभी नहीं पता ना, अभी जितनी भी साइकिल है वो सब तेरे लिए कौन सी है, अनएसर्टेन। उनमें से एक तुझे पसंद आ गई, उसने कहा इस पे बैठ के घुमाऊंगा उसको, ठीक है। अब तूने उसमें से एक चूज करके साइड निकाली, तो जो चूज करके साइड निकाली वो कौन सी हो गई, एसर्टेन। और स्पेसिफिक कौन सा है, तेरे को पहले से पता है। जैसे कि हम मैगडी जाते हैं, हम जाके मेन्यू मेन्यू देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और जाके बोलते हैं भाई वो 40 वाला बर्गर दियो। यस और नो, तुम्हें पहले से पता है तुम्हें 40 वाले ही खाना है, तो फिर जाके वहां का काउंटर क्यों देखते हो, महाराजा बर्गर, ये बर्गर, वो बर्गर, लेना 40 वाला ही है भाई, स्पेसिफिक है। आई बात समझ, क्लियर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इनका बटुआ भरा होता है, तो वो पहले चूज करते हैं। अनसर्टेन होता है ना मेन्यू, कौन सा बताना कौन सा खाएगी, उनमें से कोई एक चूज किया, वो क्या हो गया, एस सर्टेन। डन, ओके, चलो जी बेटे इधर आ जाओ, मैगडी पे पहुंच गए क्या तुम लोग, आ जाओ। टाइप्स ऑफ गुड्स, तो बेटे गुड्स 3 टाइप के, देखो, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स। अच्छा, तुमको ज्वाइन करवाना है ना, गाली दे रही हूँ मैं, मतलब भूल गया क्या भाई, पढ़ ले, मजा नहीं आ रहा क्या, पढ़, फिर क्यों टेंशन ले रहा है? चल भाई, टाइप्स ऑफ गुड्स होगी, थोड़ी देर और होगी। कौन सी, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और, तो बेटे एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक, एज सर्टेन और फ्यूचर और कंटिन्यूअल। तो तीनों की बात करें, सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, कह रहा दे आर गुड्स ओन्ड एंड परचेस्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये वो गुड्स होते हैं जो सेलर के पास, अपने पास ओनर भी सेलर होता है और पोजीशन भी उसी के। स्पेसिफिक गुड्स, सच गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ए है, वो टीवी खरीदने गया और अपनी खुद की चॉइस का टीवी ले रहा था, वो कौन सा गुड्स हो गया,
ए वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड कार और स्कूटर। अरे कोई भी चीज जो तुम्हें पता है तुम्हें वही चाहिए, वो कौन सा है? स्पेसिफिक है। एसर्टेन कौन सा है? गुड्स दैट बिकम एसर्टेन सब्सिक्वेंट टू एंटरिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। जैसे कि मान लो तुम बनिए की दुकान पे गए, तुमने बोला 1 किलो चीनी दे दो, तो बनिया क्या करता है? चीनी लेने जाता है, पहले उठता है, पहले तो अपने पेट को उठा के साइड करता है ठीक है, 6-8 छेद होते हैं उसकी बनियान में, तो वो पहले उठेगा, बड़ी आराम से जाता, तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उसमें, जाना जल्दी, ठीक है, बड़ी आराम से बिल्कुल टहलते टहलते जाता है, पहले वो अपना वो उठाता है कुछ जिसमें चीनी, ऐसे करते हैं, फिर वो टहलते टहलते जाता है, 4-5 बोरियों को खोलता है, उनमें से एक बोरी चीनी की होती है, तो चीनी की पूरी बोरी है, अब तुम्हें पूरी बोरी चीनी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो, तो बनिया पहले फिर वो चीनी ऐसे निकालता है, हाथ में क्या होती है? पन्नी सी, उसमें डालता है, फिर बनिया उसी चाल में वापस आता है, मतलब 18-22 मिनट खराब कर चुका है वो, उसी चाल में वापस आते 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 फिर वहां रुक जाता है, फिर वो उस पॉलीथीन को उसके ऊपर रखता है वेट मेजरमेंट मशीन में, और उस चीनी का ऊपर नीचे करता है, फिर वो जो लास्ट का 1-2 ग्राम ऊपर नीचे वाला होता है उसके साथ खेल रहा होता है डालता है, फिर थोड़ी सी निकालता है, फिर कहता नहीं ज्यादा आ गई, फिर डालता है, फिर निकालता है, फाइनली वो 1 किलो हो जाता है। अच्छा, समझदारी इसमें है कि वहीं खड़े खड़े पॉलीथीन दे दे, तब नहीं देता, पॉलीथीन वही रहती है, फिर वो उसको उसी चाल से वापस रखने जाता है, अपना जो डब्बा सा है उसी चाल से 18 मिनट फिर खराब करता है और फिर आता है, ठीक है। अब इतने में तुम्हें उनने 1 किलो चीनी दी और तुमने दिया 500 का नोट, बोलता खोलने नहीं है, ठीक है, चीनी वापस कर, इमेजिन करो तुम्हारे कितनी आग लगेगी है जी। चलो ये मजाक से हटके सीरियस वाली बात, तुमने जब चीनी ली तो चीनी उसके बक्स जो भी इसका बोरी सी थी वो अनएसर्टेन है, पहले उसमें से क्या करा गया? एसर्टेन किया, सेपरेट किया गया होगा, तो सेपरेट इसको एसर्टेन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटे? एसर्टेन गुड्स में गुड्स दैट बिकम एसर्टेन सब्सिक्वेंट टू एंटरिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ when out of a large number or large quantity of unascertain goods, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अनएसर्टेन गुड्स है। मान लो एक पूरा पूरा का पूरा पेड़ कटा हुआ है, मुझे कुछ लकड़ियां खरीदनी है, सारी तो नहीं खरीदना, तो पहले मैंने उनमें से कुछ अच्छी लकड़ियों को चूज किया होगा, तो जो चूज किया पहले अनएसर्टेन थी, बाद में क्या हो गई? समझ गए? द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट, सच नंबर और क्वांटिटी सेट टू बी। तो एक एग्जाम्पल है, एक होलसेलर ऑफ व्हीट हैज 100 बैग्स इन हिज गोडाउन, 100 इसके अंदर बैग गोडाउन के अंदर है गेहूं के, उसने बोला 10 बैग में व्हीट के तुझे बेच दूंगा, तो पहले 100 में से 10 अलग करने पड़ेंगे, तो जब अलग हो गए तो वो क्या हो गए, लेकिन जब 100 है तो वो क्या है? समझ गए? तो नोट है बेटे कुछ, कह रहा है बोथ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स इन द अल्टीमेट एनालिसिस मींस आइडेंटिफाइड गुड्स। देखिए स्पेसिफिक भी आइडेंटिफाइड होता है लेकिन वो पहले से होता है, और एसर्टेन बाद में, बट आइडेंटिफाइड होना जरूरी है, तभी तो गुड्स घर लेकर जाओगे। द डिफरेंस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, और एसर्टेन में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद। जैसे मैंने कहा मुझे 100 लकड़ी चाहिए, ये पकड़ पैसे, अब छांटने जाऊंगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और स्पेसिफिक में कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, जैसे मैं फोन खरीदने जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रक्रिया चालू, मेरा आईफोन 14 चाहिए मुझे, समझ गए बेटे? नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा ये सब, सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिफाइन करके लिखी हुई है, ठीक है, ओके। अगला है अनएसर्टेन गुड्स। बेटे मैंने क्या बताया? व्हेन गुड्स आर केप्ट इन बल्क एंड नॉट सेपरेटेड फ्रॉम बल्क, अभी गोडाउन में रखे हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड। तो ए गया, ए ने एग्रीमेंट किया टीवी खरीदने के लिए, और टीवी कैटलॉग बहुत सारे रखे हुए हैं, तो सारे के सारे क्या है? सैमसंग रखा है, वीडियोकॉन सब रखा हुआ है, सारे अभी उसके लिए क्या हुए? अनसर्टेन। और दूसरा एग्जांपल क्या है? एक्स इज ए होलसेलर डीलिंग इन व्हीट, ही एग्री टू सेल 50 बैग्स ऑफ व्हीट टू वाई।
द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन, क्योंकि बैग्स ऑफ व्हीट अभी तक आइडेंटिफाइड, भाई मेरे गोडाउन में 5000 बैग रखे हुए हैं, तो सारे क्या है अभी अनअसर्टेन। और तीसरा क्या है, सेल ऑफ 5 टेबल, टोटल 100 टेबल रखी है, 5 बेच रहा हूं, तो कौन सी बेच रहा हूं 5 भाई, अनअसर्टेन, ठीक है। फ्यूचर गुड्स बेटा कौन से गुड्स होते हैं, गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब बाद में मैन्युफैक्चर होंगे, आर कॉल्ड। जैसे पप्पू ने बोला कि मैं एप्पल्स को प्रोड्यूस करके अपने गार्डन में अगले साल तुझे बेचूंगा, टिंकू ने बोला ओके। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू, फ्यूचर गुड्स कभी भी सेल नहीं होती, गुड्स है ही नहीं, तो हमेशा क्या होती है, एग्रीमेंट टू, ठीक है बेटे। तो एक बार रिवाइज कर लें जो पढ़ा है, मैंने क्या बोला, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया, 1 जुलाई, पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा चैप्टर था, 7 चैप्टर। फिर जब ये नया आया 1930 में, इसका पूरा नाम क्या था, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 1963 में इंडियन शब्द को, हमें इस यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 का पहला यूनिट, हमें इस चैप्टर में 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें मैंने पहले आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्री टू सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स बताया बेटे, गुड्स 3 टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स, और ठीक है सर। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।